हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो पेश है फ्रेंड्स द घोस्ट ऑफ द इन यानी कि सराय के प्रेत का अगला पार्ट। यह कहकर प्रेत अदृश्य हो गया और फिर से कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। नींद अब तीनों की आंखों से कोसों दूर हो गई थी। वह तीनों रात भर जागते रहे और अपने अपने कमरों में घुसे रहे। तीनों कभी कभी कुछ बात करते और सोचते कि एक भयानक घटना उनके साथ ही क्यों घटी, पर अब तो ये घटना घट चुकी थी और उन सबको इसका हल ढूंढना था। अब सुबह हुई, तीनों नहाए धोए और अपने अपने घोड़ों को अस्तबल में देखा कि वह सही सलामत हैं या नहीं। घोड़े बिल्कुल ठीक एवं तंदुरुस्त थे और अपने अपना चारा खा रहे थे। अब वह तीनों नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे। तीनों ने बहुत ही बेमन से थोड़ा सा ही नाश्ता किया और वहां से बाजार की ओर चल पड़े। चलते चलते रिजवान बोला, अजीज भाई, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, क्या हम इन पहेलियों का हल ढूंढ पाएंगे? अजीज बोला, भगवान पर भरोसा रखो रिजवान भाई, हमें कोई ना कोई तो हल मिल ही जाएगा। अब हम ऐसा करें कि शांतिपूर्वक अपने व्यापार पर ध्यान करते हैं और व्यापार को आज जल्दी ख़त्म करके अपने अस्तबल वाले कमरे में जाकर आराम से पहेलियों का हल निकालेंगे। तीनों ने अब जैसे भी करके औने पौने दामों पर अपना सामान बेचा और शाम होने से पहले ही अपने कमरे में आ गए और आराम से बैठकर दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद किया, एक क्षमा जलाई और बातचीत शुरू कर दी। डरता डरता अहमद बोला, जल्दी जल्दी कुछ सोचे रिजवान और अजीज भाई, वरना हम सब गए काम से। अरे अहमद, डरो मत भाई, तुम अगर यूं ही डरोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। सुनो तुम दोनों। अजीज बोला, अभी कुछ वक्त है हमारे पास रात के खाने से पहले, तो क्यों ना यूं करें कि हम सब सराय में अलग अलग दिशा में घूमकर जवाबों को तलाशें। क्या पता थोड़ा इधर उधर चलकर हमें कोई सुराग मिल ही जाए। तीनों जल्दी से अपने कमरों से बाहर निकलकर अलग अलग दिशा में टहलने लगे। 3-4 घंटे इधर उधर सारी तिगड़म लगाने के बाद भी उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगा और रात का खाना खाकर तीनों अपने कमरे में आ गए और फिर से वार्तालाप शुरू हो गया। अजीज भाई, आप बताओ क्या किया जाए? अहमद बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अजीज भाई। रिजवान ने कहा, देखो बेवजह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना है वो तो होगा ही। अभी हम सोते हैं, कल ताज़ा दम होकर फिर से इस बारे में सोचेंगे। लेकिन कल रात तो प्रेत महाराज फिर से आधमकेंगे। कोई बात नहीं अहमद, डरो मत, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, कोई ना कोई हल हम ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी दोनों को विश्वास दिलाकर उसने यानी अजीज़ ने उनको सुला दिया, पर वह खुद रात भर जागकर उन पहेलियों का हल ढूंढता रहा। रात भर कमरे में चहलकदमी करता रहा, पर कुछ भी हल अजीज़ को भी नहीं मिला। अब तीसरे दिन की सुबह हो गई। तीनों वक्त पर उठे और नहा धोकर नाश्ते की मेज़ पर बातचीत शुरू कर दी और तीनों ने विचार कर लिया कि आज हम अपना बाकी का सारा सामान बेचकर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता उन तीनों को सूझ ही नहीं रहा था। तीनों ने कहा, बिल्कुल सही, यही एक उचित उपाय है और कुछ भी नहीं। हाँ, अजीज़ ने भी कहा, चलो अपना व्यापार खत्म करके आज शाम होने से पहले ही इस सराय को छोड़कर यहाँ से चलते हैं। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें फांसी की सज़ा मिले या मौत की सज़ा मिले। तो फिर ठीक है साथियों, आज शाम हम यहाँ से निकलेंगे। बस तीनों जल्दी जल्दी अपने सामान को बेचने में लग गए। बस सब सामान अब बिकने ही वाला था कि अहमद की बुरी किस्मत ने उसको आ घेरा। जहाँ अहमद अपने बिके हुए सामान का हिसाब कर रहा था, वहीं एक मधुमक्खी का छत्ता भी था और इस छत्ते की मधुमक्खियों ने अहमद पर हमला बोल दिया और उसके माथे और हाथों पर जोरदार डंक मार दिया। इससे उसका माथा एवं चेहरा पूरी तरह से सूज गया और उसके हाथ भी, और भीषण दर्द एवं बुखार का एहसास उसे होने लगा। स्थिति बिगड़ते देख अजीज बोला, मैं तुम्हें हकीम के पास ले चलता हूँ। रिजवान भाई, ज़रा मदद करो अहमद को हकीम के पास पहुँचाने में। जैसे ही वे लोग हकीम के पास पहुँचे, अहमद मक्खियों को गाली देने लगा और ये सुनते ही हकीम बोला, अरे भाई, बेचारी मधुमक्खियों को गाली मत दो, गलती आपकी है, आप उनके घर के नीचे थे और उन्होंने
को अपना दुश्मन ही समझ लिया। बेचारी मधुमक्खियां कितनी मेहनत करके दुनिया की सबसे मीठी चीज बनाती हैं, शहद। हाँ, वह तो है, रिजवान ने कहा। तभी तपाक से अजीज बोला, अरे मिल गया हमारे पहले सवाल का जवाब, वो है शहद। वाह अजीज भाई, आप तो जादुई व्यक्ति हैं, कमाल कर दिया। बस वहां से वह अहमद की मरहम पट्टी करवा ही रहे थे कि हकीम बोला, इन्हें अब 1 या 2 दिन के आराम की ज़रूरत है, आप इन्हें घर ले जाएं। दोनों रिजवान और अजीज़ चुपचाप अहमद को अपने सामान के पास बाजार में ले आए। अजीज़ अब स्थिति को देखकर झुंझला रहा था और बोला, अरे भाइयों देखो, अंधेरा होने को है और अब भी हमारे 2 सवाल बाकी हैं। अहमद बोला, 2 सवाल? यानी पहले का सवाल का जवाब मिल गया? वो क्या है? अहमद, वो जवाब है शहद। रिजवान बोला, ओह तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराते हुए अहमद बोला। अब अजीज़ बोला, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। और देखो ये वक्त तो घोड़े से भी तेज़ भाग रहा है। अब तो रिजवान की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी से नाच उठा और कहा, अरे अजीज़ भाई, हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। आपको पता लगा कि वो क्या है? अजीज़ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे घोड़े से भी तेज़ क्या भागता है? जी हाँ, वक्त, ये वक्त है जो घोड़े से भी तेज़ भाग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, अहमद बोला। अब तीनों की चिंता थोड़ी दूर हो गई थी, पर अब भी हाथी निकला था मगर पूछ नहीं। तीसरा सवाल अब भी बाकी था, पर अजीज ने हिम्मत न हारते हुए कहा, साथियों हमारे पास 2 सवालों के जवाब हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमें तीसरे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, कायरो की तरह प्रेत से डरकर भागें या उसका सामना करें, अब आप ही लोग बताएं। इस बार सबसे पहले अहमद में न जाने कहाँ से बहादुरी आई और उसने कहा, अजीज भाई, हम तीनों मिलकर उसका सामना क्यों न करें? तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं सराय। सब लोगों ने अपना सामान घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखवा दिया और जल्द से जल्द सराय पहुंचे। अजीज ने कुछ दवाइयां अब अहमद को खाने के लिए दी, पर अहमद को बहुत ही सर्दी लग रही थी। वह बोला, अजीज और रिजवान भाई, बहुत ही सर्दी लग रही है, हवा इतनी ठंडी है कि इन कपड़ों और कंबल को भी चीर कर अंदर आ रही है। अजीज थोड़ा रुका और सोच में पड़कर बोला, हाँ हाँ रिजवान भाई, कुछ समझे, वो क्या चीज़ है जो हमें कहीं भी किसी भी जगह छू सकती है? रिजवान ने पूछा, क्या? अजीज़ बोला, अरे मेरे प्यारे, वह चीज़ है हवा, वो है हवा। हाँ, हमारी तीसरी पहेली का हल। अब तो तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और तीनों खुशी से नाच उठे और तीनों खुश थे कि प्रेत की पहेलियों का हल उन्हें मिल चुका है। वह तीनों अब सराय वाले कमरे पर पहुंचे। सब ने बहुत अच्छा रात का भोजन किया, फिर से कमरे पर आए और प्रेत का इंतजार करने लगे। तीनों की आंखों से नींद तो ओझल हो ही चुकी थी। अब रात का तीसरा पहर हुआ और फिर से प्रेत उस कमरे में प्रकट हुआ और अपनी जोरदार गुर्राहट से उन तीनों को पुकारा। तीनों बुरी तरह कांपे और फिर प्रेत बोला, तो मिले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर? थोड़ा रुककर घबराकर अजीज बोला, जी हाँ प्रेत महाराज, मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताना चाहूँगा। तो ठीक है, बताओ। सवाल पहला, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या है? अजीज बोला, वो शहद है महाराज। प्रेत महाराज, वो शहद है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है जो कि तुम्हारा घोड़ा नहीं है? अजीज बोला, महाराज वह वक्त है। वक्त, जी हाँ, घोड़े से भी ज्यादा तेज वक्त चलता है। बिल्कुल सही। अब तीसरे सवाल का जवाब बताओ, वो क्या चीज है जो तुम्हें कभी भी कहीं भी छू सकती है? धरती पर या आकाश में, कहीं भी। अजीज ने उत्तर दिया, वो हवा है प्रेत महाराज, हवा ही इसका सही उत्तर है। तुमने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, मगर मैं तुम तीनों को माफ तो कर रहा हूं, पर एक चीज और है जो मैं तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी और बहादुरी पर देना चाहूंगा। जब तुम अपने मुल्क वापस जाओगे तो वहीं पर, उसी जगह पर रुकना जहां तुमने खाना खाया था। उसी बरगद के पेड़ की नाक की सीध में तुम्हें एक नीम का पेड़ मिलेगा। वहां 3 फीट का एक गड्ढा खोदना और जो कुछ तुम्हें मिले वह तुम्हारा इनाम होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेत महाराज, अजीज बोला। अब मैं चलता हूँ, अलविदा। यह कहकर प्रेत हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। इसके बाद तीनों खुशी से नाच उठे क्योंकि उनकी जानें बच चुकी थीं। अब सुबह हुई। वह तीनों सुबह उठे, नहाए धोए
और बड़ी मेज पर और व्यापारियों के साथ नाश्ता किया, बहुत ही खुशी के साथ। और फिर बेहद गर्मजोशी से वह करीम खान से मिले, उसे 2 शर्फियां और दी और वहां से निकल पड़े। फिर रात हुई और वह उसी जगह पर खाना खाने के लिए रुके। खाना खाने के बाद उन सब ने सोचा क्यों ना प्रेत की बात को एक बार देख लिया जाए और उसकी बात में कितनी सच्चाई है ये भी पता लग जाएगा। तीनों ने बरगद के पेड़ की नाक की सीध में एक नीम के पेड़ को देखा और वहां पर 3 फीट का एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदते ही उन्हें एक लोहे का संदूक मिला जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात और रत्न थे। और उन्होंने सोचा कि अब ये खजाना वह 3 हिस्सों में बांट लेंगे। और 3 हिस्सों में वह खजाना उन्होंने बांट लिया और वहां से अपने मुल्क को चल पड़े। अब अपने मुल्क पहुंचकर उन्होंने उस खजाने की अलग अलग कीमत लगाई और वो कीमत उनके व्यापार करने के मुनाफे से कहीं ज्यादा थी और अगले 20 साल तक उन्हें किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं करना पड़ा। अब वह बहुत अमीर जो हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द घोस्ट ऑफ द इन की, यानी कि सराय का प्रेत, जो कि लिखी गई थी आर सोलोमन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।